किसान भाइयों, आपके मन में एक बात हमेशा रहती है कि आपके फसलों की उपज कैसे बढ़ाए। तो उपज बढ़ाने के लिए आप टॉनिक वगैरह का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ बेहतर और हटके ला रहे हैं। हमें धीरे धीरे केमिकल फार्मिंग से हटकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी जाना है। तो थोड़ा केमिकल फार्मिंग, थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम अभी शुरुआत करने वाले। तो आज के इसी वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने वाले। तो आज हमने पॉइंट लिया है कि आपको अगर आपकी फसलों की उपज बढ़ानी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ऐसे कौन से जो 9 पॉइंट्स है जिसके जरिए आप ये कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से और सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो उन 9 पॉइंट्स को जानने से पहले आप एक बात जान लीजिएगा। 8 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और 9वां पॉइंट मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो वो जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा और कहीं भी स्किप आपको नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया हर एक न्यूट्रिएंट की बैक्टीरिया आती है, आपको पता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, सल्फर की बैक्टीरिया आती है। तो इस तरीके से पोटेश अपटेक की बैक्टीरिया, फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, तो पीएसबी, केएसबी, सल्फर की बैक्टीरिया, इस तरीके से आपको हर एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना है नाइट्रोजन को छोड़कर। नाइट्रोजन की बैक्टीरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर उपज बढ़ाने के लिए आपको क्यों इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर आपका नेचुरली अगर बढ़ता ही रहा तो फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का रेशियो दब जाएगा और आपको उपज नहीं मिलेगी, सिर्फ पत्तियां मिलेगी। तो नाइट्रोजन की बैक्टीरिया कहाँ पे अच्छी रह सकती है? आप देखो, जहाँ पे सिर्फ पाले भाजी वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती है उनमें आप नाइट्रोजन की बैक्टीरिया ले सकते हो। तो जैसे कि रेशम कीड़ों के लिए आपके लिए नाइट्रोजन की बैक्टीरिया बेटर साबित हो सकती है। पत्ता गोभी के अंदर नाइट्रोजन की बैक्टीरिया साबित अच्छी हो सकती है, लेकिन पत्ता गोभी निकालने के बाद अगर वो बैक्टीरिया जमीन के अंदर रही और बाकी कुछ फसलें करने गए तो यार मुसीबत हो जाएगी। तो इसीलिए भूलकर भी आपको नाइट्रोजन की छोड़कर मार्केट में जितनी भी बैक्टीरिया मिलते हैं उन सभी का आप इस्तेमाल बेझिझक अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर उपज बढ़ाने के लिए कर सकते हो। आप कहोगे कि यार ये बातें हमें पता है, तू क्या नया बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ नई बात बताने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पीएसबी, केएसबी, सल्फर की बैक्टीरिया, इसकी बैक्टीरिया, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लेके आते हो खेत में डालने के लिए, तो उसमें से क्या किया कीजिए कि जो भी एक आपका डोज देना है, आपको 1 एकड़ के लिए वो देना है, उसका पानी बनाने के बाद 200 लीटर पानी में 100 लीटर पानी बनाकर अगर आप अपने खेत में देते हो तो उसमें से आपको क्या करना है, एक 50-100 ml आपको उस बैक्टीरिया का, उस फंगस का पानी निकाल लेना है। जैसे फंगस इसलिए बोला, ट्राइकोडर्मा फंगस है। माइकोराइजा का पानी हो गया या फिर बैक्टीरिया का पानी हो गया, पीएचबी का हो गया, केएसबी का हो गया, सल्फर के बैक्टीरिया का पानी हो गया, वो 100-100 ml पानी आपको निकाल लेना है। बाकी का आपको देना है तो दे दो बॉस। आपको एक टंकी लेनी है घर के अंदर, उस टंकी के अंदर ये 100-100 ml वाली बैक्टीरिया हर बार डालते रहना है, उसको मल्टीप्लाई करते रहना है। इसके अंदर गुड़ वगैरह डालते रहोगे तो ये बैक्टीरिया आपकी मल्टीप्लाई अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, एक बार आपने ट्राइकोडर्मा लाया, ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन कर लिया, लेकिन एप्लीकेशन करने से पहले 100 ml निकाल कर इसमें डाल दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर अगली बार माइकोराइजा लाया, माइकोराइजा का एप्लीकेशन कर लिया, 100 ml निकाल लिया, इसके अंदर डाल दिया। तो एक जगह ऐसी आएगी कि आपके इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया का कल्चर तैयार हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे कुछ लोग टोकेंगे कि यार कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होती है और कुछ एनारोबिक होती है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हवा की जरूरत होती है, उसको एरोबिक कहते हैं। और कि कुछ बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए बिल्कुल भी हवा की जरूरत नहीं होती है तो उसको एनारोबिक कहते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसे कल्चर में तो आसानी से बढ़ जाएगी, लेकिन एरोबिक नहीं बढ़ेगी। तो यार यहाँ पे एक बात समझना है कि आपके पैकिंग के अंदर हो गया या फिर पानी के अंदर हो गया, अगर वो नहीं बढ़ने वाली होगी तो वो डॉर्मेंसी में तो जाएगी, मतलब सुप्तावस्था में जाएगी। जिंदा तो वो हर किस्म में रहती है, वो मरती नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो भी आप बैक्टीरिया का कल्चर, माइकोराइजा लाते हो, ट्राइकोडर्मा लाते हो, तो ऐसे 100-100 ग्राम करके बढ़ाना है। अंधेरे में ये चीज रखनी है जिससे उसका काउंट अच्छी तरीके से बढ़ जाए। आपको हर रोज उसको हिलाना है। अगर हिलाने के लिए आपको समय नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप एक फिश टैंक का मोटर बिठा सकते हो, जो कि 150-200 रुपए में आपको मिल जाएगा। जो बबल आपके
पानी के अंदर छोड़ देती है। तो उस बबल से क्या होता है, थोड़ा ऑक्सीजन उस पानी में भी जाता है, मिक्सिंग होता रहता है, इससे बैक्टीरिया का काउंट अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये कल्चर बनाने के बाद आपको उसका बार बार इस्तेमाल करते रहना है। वो कल्चर आपका अच्छी तरीके से 100 लीटर का हो गया, तो वो अच्छे से काउंट उसका बढ़ गया, बबल्स आने लगे आपके ऑटोमेटिकली, तो समझ लेना कि यार ये रेडी है आपको खेत में इस्तेमाल करने के लिए। फिर से पूरा टंकी खाली कर लेना है और सिर्फ इसमें 1-2 लीटर ही रखना है। फिर से सादा पानी, गुड़ वगैरह डाल के आपको ये कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बैक्टीरिया का इस्तेमाल करोगे तो आपको बार बार ये बैक्टीरिया लाने का खर्चा भी नहीं बैठेगा, और जो बैक्टीरिया डाल रहे हैं उसको कई गुना ज्यादा, करोड़ों में मल्टीप्लाई करके आप अगर अपनी खेत के अंदर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरीके से आपको बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर उपज बढ़ानी है। और हाँ, ये लाइफ टाइम होगा। जैसे कि दही बनाने के लिए आप थोड़ा सा 20 रुपए का दही लेके आते हो, उसी तरीके का ये मामला है। बार बार दही खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, उसी तरीके से बैक्टीरिया भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना। अभी गोबर की खाद महंगी है बॉस, वर्मी कंपोस्ट घर पे बनाए तो बहुत अच्छा, लेकिन बाहर से लेके आएंगे तो थोड़ा महंगा जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट भी थोड़ा महंगा जाता है। तो यहाँ पे गोबर वर्मी कंपोस्ट का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो इसका अल्टरनेटिव एक शॉर्टकट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट नहीं आएंगे, आप स्लरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की जितनी भी प्रकार की स्लरी है वो आप बनाकर अपने खेत में एक टॉनिक के रूप में या फिर कुछ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के रूप में आप दे सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कार्बन बढ़ाने के लिए आपको, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है। जो भी हरी खाद बनाते हो आप उसका इस्तेमाल करना है। अगर हो सके जो कोयला होता है उस कोयले का भी अगर आप स्लरी के अंदर इस्तेमाल करोगे, ये जो आप ऑर्गेनिक बैक्टीरिया का कल्चर बना रहे हो ना एक घर के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 किलो कोयला डाल दो, आपको जादू दिख जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसका भी आप इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से गोबर अगर पॉसिबल नहीं है, वर्मी कंपोस्ट पॉसिबल नहीं है, तो स्लरी या फिर आपकी इस बैक्टीरियल कल्चर के अंदर जो कोयला होता है ना, तो चूल्हे का भी चलेगा या फिर किसी और का भी चलेगा, लकड़ी जली हुई जो कोयला होता है उसका इस्तेमाल करना है। आपको ये बात ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट आता है टॉनिक का। यार देखो, यहाँ पे मैं आपको कोई भी, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात हो रहा है तो अमीनो एसिड वगैरह तो नहीं बोलने वाला। तो यहाँ पे टॉनिक के रूप में किसका इस्तेमाल करना है, तो टॉनिक के रूप में सबसे स्ट्रांग इस दुनिया में कोई टॉनिक है तो यार वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन से बड़ा टॉनिक कोई भी नहीं है। तो प्रोटीन के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनका तो बत्ती भी जल गया होगा। तो टॉनिक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे खली का, यानी कि आपका ऑयल केक का। जो भी आपका नीम ऑयल केक हो गया या फिर मूंगफली के का मूंगफली की खली हो गई या फिर किसी भी चीज से तेल निकलता है, उस चीज में से तेल निकलने के बाद जो बचा कुचा हिस्सा होता है उसको हम खली बोलते हैं। तो उस खली का इस्तेमाल, उसमें प्रोटीन होता है। वह प्रोटीन भी आपने अपने खेत के अंदर जड़ों के माध्यम से स्लरी के अंदर इस्तेमाल किया तो वो टॉनिक के रूप में बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। इसके बाद हम आएंगे रूट डेवलपमेंट के अंदर। रूट डेवलपमेंट के अंदर क्या करना है, आप कुछ ना कुछ तो फर्टिलाइजर देते ही रहते हो। तो हर बार आपको आदत होती है कि यार ह्यूमिक एसिड, फुलिक एसिड इस्तेमाल करने की। तो ह्यूमिक एसिड, फुलिक एसिड का बार बार उसको खरीद कर लाना वो भी महंगा पड़ता है। गुड़ आपको 40-50 रुपए किलो के अंदर ही मिलता है। तो गुड़ का यानी कि जैगरी का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपके लिए भी सबसे बढ़िया रहेगा। गुड़ का इस्तेमाल करने से आपके जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो रूट डेवलपमेंट के साथ साथ आपको ये वाला काम भी आपके लिए कर देंगे और जमीन में अच्छी तरीके से आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपको जैगरी का इस्तेमाल बीच बीच में करना है। तो किसान भाई, इसके बाद जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल करने वाले उपज बढ़ाने के लिए वो 3 चीजों का इस्तेमाल करने वाले, वो है फेरस, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। जी हाँ, फेरस, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक आपके जमीन का पीएच कम नहीं होगा तब तक ये बैक्टीरिया वगैरह ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ सकता। तो पीएच कम करने के लिए आप कुछ भी एकदम से फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट करते हो तो उससे उल्टा नुकसान होता है इन बैक्टीरिया कल्चर को। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, जो भी स्लो रिलीज वाले एसिड से उनका इस्तेमाल करना है। तो सबसे स्लो रिलीज में सबसे बेटर वाला जो निकलता है वो सल्फेट फॉर्म निकलता है। तो आप सल्फेट फॉर्मुलेशन में फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, एलम हो गया, एलम यानी कि आपकी तूल टी,
यानी कि फिटकरी। फिटकरी का इस्तेमाल भी आप करके जमीन का पीएच कम कर सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल करके जमीन का पीएच कम कर सकते हो और फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करके भी आप जमीन का पीएच कम कर सकते हो। विकिपीडिया के ऊपर आप देख सकते हो कि इसको ऑर्गेनिक माना गया है अमेरिका के अंदर। अभी कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो केमिकल है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका प्रूफ भी मैंने दे दिया है आपको। तो फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या फिर एलम यानी कि जिसे फिटकरी भी कहा जाता है। तो इनका उपयोग करने से आपको उपज बढ़ाने में कैसी सहायता होगी इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फेरस सल्फेट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने लगे तो आपके फसलों के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग से फेरस सल्फेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से क्वालिटी डेवलपमेंट अच्छी होगी। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करने से आपके फसलों के अंदर वजन की बढ़ोतरी होगी। और एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि एलम या फिर आपकी फिटकरी या फिर मराठी में इसको तुलटी कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने से आपके फसल के अंदर जो भी डिसीज रेजिस्टेंस या फिर डिसीज के प्रति जो भी लड़ने की जो क्षमता है, ये बढ़ाने में आपका एलम यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट काम करता है। आपको एक जानकारी दे देता हूँ, एलियट फंजीसाइड का जो भी आप इस्तेमाल करते हो ना, उसमें क्या होता है, तो उसमें भी फोसेटिल एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम ज्यादा पैमाने पे आपके खेत के अंदर फसलों के लिए गया तो वो टॉक्सिक भी होता है, लेकिन कम मात्रा में गया तो वो अच्छा होता है। तो फिटकरी के ऊपर हमारा एक डिटेल में वीडियो बन चुका है, तो वो वाला भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो वो अच्छी कंडीशन में आपको देना है, कैसे देना है वो उसमें हमने गाइड किया है। तो इसके साथ अभी 8वां पॉइंट आता है पेस्ट। पेस्ट समझ रहे हो, यानी कि कीटक और रोगों को कंट्रोल कैसे करना है। तो कीटक और रोग कंट्रोल करने के लिए अभी देखो थ्रिप्स का इतना ज्यादा हेवी अटैक हो रहा है, ब्लैक थ्रिप्स का, तो वो कंट्रोल ही नहीं आ रहा है। जितना भी केमिकल इस्तेमाल कर लो वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हींग हो गया, हल्दी हो गया, या फिर मिर्च पाउडर हो गया, तो इसका भी इस्तेमाल बीच बीच में आपको केमिकल के साथ शुरुआती दौर पे करना पड़ेगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से कंट्रोलिंग मिल जाएगा। अभी मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया केमिकल के साथ, यह मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अभी पहले चरण में हम क्या करने वाले, 50% ऑर्गेनिक 50% केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो और हाँ, एकदम से 100% कर दिया तो नुकसान तो अटल है बॉस, अगर 50% पे कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर अभी डिटेल में वीडियो आते रहेंगे आपको। थोड़ा केमिकल फार्मिंग के ऊपर भी वीडियो आएंगे, थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी वीडियो आएंगे, और इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ कैसे करना है इसके ऊपर भी वीडियो आएंगे। तो इस तरीके से आपको पेस्ट कंट्रोल भी करना है, मतलब आपका डिसीज होगा, इंसेक्ट कंट्रोल भी आपको अच्छी तरीके से करना है। और जो 9वां पॉइंट था हमारा, 9वें पॉइंट के अंदर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर चला आ रहा जो भी एक दवा है, वो बरसों से चला आ रहा है। मतलब जब किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जब किसी भी दवाई का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब के दिनों में एक इन्वेंशन हुआ था जो को डिसीज कंट्रोल को बहुत अच्छे से करता था, और आज के दिन भी वह अच्छी तरीके से कार्य करता है। वो है बोल्डेक्स मिक्सचर। ये मेरा फेवरेट है बॉस। तो बोल्डेक्स मिक्सचर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसका इस्तेमाल जो जो किसान करते हैं अच्छी तरीके से करते हैं, लाइट वर्जन इस्तेमाल कीजिए, उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी कुछ नहीं। अगर बोल्डेक्स मिक्सचर का अगर आप इस्तेमाल करते रहते तो आपका जो दवाई का खर्चा है वो भी थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको प्रिवेंटिव के तौर पर करना पड़ता है। थोड़ा कॉपर के कारण नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो बैलेंसिंग भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा देते हो तो बोल्डेक्स मिक्सचर के कारण जो कॉपर जाता है, जिससे पत्तियां सख्त होती है, तो उसको फिर से मुलायम बना के या फिर बोल्डेक्स मिक्सचर का सही तरीके से इस्तेमाल अपने फसलों के अंदर कैसे किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब पत्तियां सख्त भी ना हो और हमें डिसीज फ्री भी हमारी फसल रहे। अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो यार ये टारगेट कंप्लीट करा देना, मैं आपका वीडियो बना दूंगा। तो आपका यह वीडियो, आज का प्रयास कैसे लगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, आपकी भी कुछ तकनीकें होंगी जिसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।